Hello students, welcome to Education Revolution. Today we are going to start class 8th NCERT Science Chapter 1 Crop Production and Management. तो चैप्टर ये काफ़ी लेंथी है, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। तो ये पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में हम जानेंगे कि किसान जब कोई फसल बीजता है, बीजने से लेकर उसकी कटाई, उसकी स्टोरेज तक कौन कौन से स्टेप्स जो है वो फॉलो करता है, किन किन चीज़ों की उसको आवश्यकता पड़ती है, तो ये सब कुछ हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर पहुँचे। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, यानी फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले आपने ये याद रखना है, आपने छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड जो है अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। ठीक है, तो प्लांट्स जो है अपना फूड अपने आप बना सकते हैं। ठीक है, जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं। और एनिमल्स की अगर हम बात करें, या अपने आप को भी, हम ह्यूमन को भी अगर इंक्लूड करें इसमें, तो हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहाँ सोचने वाली बात है कि तो हम अपना भोजन कहाँ से लेते हैं। ठीक है, एनिमल्स कहाँ से अपना जो फूड है वो प्राप्त करता है। तो इसको वो प्राप्त करता है, इसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, या तो प्लांट से या फिर एनिमल्स से। ठीक है, या फिर इन दोनों से। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये पता होगा। थोड़ा सा अब यहाँ पर हम एक पॉइंट यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर हम बात करें 10,000 साल पहले, ठीक है, जो लोग थे, ठीक है, पीपल थे, वो नोमैडिक थे। नोमैडिक मतलब घुमंतु, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। क्यों घूमते थे? दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। तो अपने भोजन के लिए, ठीक है, फूड के लिए, और शेल्टर मतलब आवास के लिए या रहने के लिए, वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ठीक है, दे एट रॉ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो वो कच्चे फल खाते थे और सब्जियां खाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल फॉर फूड। तो उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया था कि जानवरों का शिकार करना स्टार्ट कर दिया था अपने भोजन के लिए। ठीक है, लेटर दे कुड कल्टिवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस, वीट एंड अदर फूड क्रॉप्स। उसके बाद क्या हो गया, आस्ते आस्ते उन्होंने जो है फसल उगाना जो है वो स्टार्ट कर दिया था, जैसे चावल, गेहूँ, ठीक है, और भी बहुत सारी जो खाद्य फसलें हैं उनको उगाना स्टार्ट करते। तो इस तरह से जो है एग्रीकल्चर का विकास हुआ या उत्पत्ति हुई। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पता होना चाहिए कि क्रॉप होती क्या है। ठीक है, तो क्रॉप की अगर डेफिनेशन मैं बताऊँ आपको, यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है कि जब प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड, जब एक तरह के, ठीक है, एक ही तरह के प्लांट्स यानी पौधे, ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक है, लार्ज स्केल में किसी भी फील्ड में या किसी जगह में, ठीक है, किसी एक जगह में आपको उगे हुए दिखाई दे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। ठीक, मतलब अगर, ठीक है, सेम काइंड के प्लांट्स, ठीक है, किसी एक जगह पर उगाए जाए, कल्टीवेट किए जाए, ठीक है, बीजे जाए, वो भी बड़े पैमाने पर, ठीक है, लार्ज स्केल पर, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप यानी फसल। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर, क्रॉप ऑफ वीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ वीट। अगर हम बात करें कि भी गेहूँ की फसल, तो गेहूँ की फसल का मतलब होगा कि जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, किसी खेत में उगाए हुए, वो किसके होंगे? वीट के होंगे। ठीक है, गेहूं के ही होंगे वो प्लांट्स, पौधे। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे गेहूं की फसल या क्रॉप, किसकी? वीट क्रॉप। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं थोड़ा सा, यहाँ आपने देखना कि इंडिया जो है काफ़ी बड़ी कंट्री है, ठीक है, वास्ट कंट्री है। तो यहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन जो है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वगैरह, वो वेरी करता है। ठीक है, क्या करता है? वेरी, मतलब डिफरेंट होता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, मान लो अगर यहाँ पर हम बात करें, हिमाचल प्रदेश में अगर बारिश हो रही है, तो गोवा या फिर मान लो आपका केरला हो गया या फिर गुजरात हो गया, वहाँ पर बिल्कुल साफ रहेगा मौसम। ठीक है, ये आप जान लो।
तो बहुत बड़ी कंट्री है, तो यहाँ पर क्लाइमेटिक जो कंडीशन है वो वेरी करती है, ठीक है। तो इसी हिसाब से जो है क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से या सीजन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, ठीक है, फसल को जो है वो मेन दो टाइप्स में जो है बांटा जाता है, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें, ठीक है। तो पहली आती है हमारे पास यहाँ पर खरीफ क्रॉप, ठीक है, कौन सी, खरीफ क्रॉप, और दूसरी होती है रबी क्रॉप। तो ये खरीफ क्रॉप क्या होती है, कौन सी होती है, और रबी क्रॉप कौन सी होती है, ये आपके लिए थोड़ा सा जानना यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ पर जानते हैं कि खरीफ क्रॉप क्या होती है, ठीक है। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसी फसलें जिनको रेनी सीजन, ठीक है, बारिश के मौसम में जो है वो, ठीक है, वर्षा ऋतु में या बारिश के मौसम में उगाया जाए तो उसको खरीफ क्रॉप बोलते हैं। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। तो रेनी सीजन जो होता है हमारे देश में, ठीक है, इंडिया में, तो जून से सितंबर चलता है, ठीक है। तो इसके बीच में ये बीजी जाएगी ये फसलें। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो खरीफ क्रॉप के जो एग्जाम्पल है वो है पैडी यानी धान, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये है खरीफ क्रॉप के। नेक्स्ट हम बात करते हैं रबी क्रॉप की। तो रबी क्रॉप के बारे में थोड़ा सा आप यहाँ पर जान लें कि जो क्रॉप्स, ठीक है, विंटर सीजन में उगाई जाएगी, ठीक है, सर्दियों के मौसम में, तो उसको हम बोलते हैं रबी क्रॉप। अगर बात करें हम विंटर सीजन की तो अक्टूबर से मार्च तक, ठीक है, अक्टूबर से मार्च के बीच में जो फसलें उगाई जाएगी, ठीक है, उनको हम बोलेंगे रबी क्रॉप। एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल में जो है, एग्जाम्पल इसके है व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड, ठीक है। तो गेहूं आपका, चना, मटर, मस्टर्ड और लिनसीड, ये जो है आपके, ठीक है, जैसे सरसों वगैरह हो गए, तो ये आती है आपके रबी क्रॉप में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे कुछ दालें हम उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, ठीक है, वो जो कि हम गर्मियों के मौसम में, ठीक है, कई स्थान पर ये उगाई जाए, ठीक है। तो इसको हम एक और टाइप आता है, ठीक है, जायद, जिसको बोलते हैं जायद की फसलें होती है, दालें वगैरह, ठीक है। तो इसको याद करने का मैं आपको एक ट्रिक बता दूं, बिल्कुल इजी सा ट्रिक है कि आप किस तरह से याद रखेंगे खरीफ क्रॉप कौन सी होती है, कब बीजी जाती है, और रबी क्रॉप कौन सी होती है, ठीक है। थोड़ा सा इसको जान लेना। खरीफ क्रॉप की अगर हम बात करें, खरीफ क्रॉप, ठीक है, खरीफ, मान लो इसको थोड़ा सा याद रखना, खरीफ यानी खारिश, ठीक है, बारिश में खारिश, ठीक है, बारिश में खारिश। तो जो खरीफ होगी वो बारिश के मौसम में यानी रेनी सीजन में उगाई जाएगी, और जो रेनी सीजन होता है वो चलता है जून से सितंबर। और अगर हम यहाँ पर बात करें रबी क्रॉप की, ठीक है, रबी यानी शराबी, थोड़ा सा याद करने के लिए ताकि याद रहे, शराबी, ठीक है। शराबी ज़्यादातर कब मिलते हैं देखने को, जब ठंडी का मौसम होता है, ठीक है, ज़्यादा शराबी उसी वक्त जो है देखने को मिलते हैं। तो शराबी को याद रख सकते हैं आप रबी, ठीक है, यानी ठंड में, तो विंटर सीजन में यानी अक्टूबर से मार्च तक। तो ये थोड़ा सा ट्रिक था रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप को याद करने का। खरीफ यानी बारिश में खारिश, और रबी यानी शराबी कब, विंटर सीजन में ज़्यादा देखने को मिलते सर्दियों में, ठीक है। तो ये हो गया आपके फसलों के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा आपने ध्यान में रखना है कि जो पैडी है, यहाँ पर आपसे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा भी गया है कि वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन विंटर सीजन। तो इसका सिंपल सा जो आंसर है ये देखिए यहाँ पर कि पैडी रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन रेन सीजन। तो पैडी जो है धान, आपको जो धान की फसल होती है, ठीक है, धान का जो प्लांट होता है उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, ठीक है, तभी वो ग्रो करेगा, अदरवाइज वो ग्रो नहीं करेगा। तो ठीक है, तो इसीलिए इसको रेनी सीजन में उगाया जाता है, ना कि विंटर सीजन में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपने। बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन की रखनी है। सबसे पहला जो स्टेप्स आता है हमारे पास, ठीक है, प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ठीक है, दूसरा आता है सोइंग, तीसरा आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, चौथा आता है आपका इरिगेशन, पांचवा होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, छठा है हार्वेस्टिंग, और लास्ट जो होता है वो स्टोरेज, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, यानी किस तरह से वो अपनी मिट्टी, ठीक है, या जो खेत है उसको प्रिपेयर कैसे करेगा, ठीक है, इसके बारे में चलिए थोड़ा जान लेते हैं।
प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, जो ये प्रेपरेशन ऑफ सॉइल है ये सबसे पहला स्टेप होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है। ये आपको याद रखने स्टेप बाय स्टेप पूछा जा सकता है कि सबसे पहला स्टेप कौन सा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, तो आप बताएंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ना कि आप सीधा बोल देंगे कि भाई सोइंग सीधा। तो प्रिपेयर करेगा ना, पहले तैयार करेगा अपनी मिट्टी को, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप होता है ये किसी भी फसल को उगाने के लिए, ठीक है, ग्रो करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले सॉइल को टर्न किया जाता है, ठीक है, और लूज किया जाता है, ठीक है, बदला जाता है और लूज किया जाता है, ठीक है, ताकि क्या हो, इससे जो हमारी प्लांट्स की रूट होती है वो सॉइल में बिल्कुल गहराई तक जा सके और इजीली जो है, ठीक है, और इजीली जो है रूट क्या कर सके, ब्रीथ कर सके, ठीक है, सांस ले सके। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। तो जो आपकी ढीली मिट्टी होगी, ठीक है, वो हेल्प करती है अर्थवर्म की ग्रोथ में, ठीक है, और माइक्रोब जितने प्रेजेंट होते हैं हमारे सॉइल में उनकी ग्रोथ में, ठीक है। जैसे कैंचुए वगैरह हो गए, बैक्टीरिया वगैरह जो हमारी ज़मीन में है उनकी ग्रोथ में हेल्प करती है जो लूजन्ड सॉइल होती है, ठीक है। जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, ये जीव होते हैं जैसे अर्थवर्म और माइक्रोब जो है, ठीक है, बैक्टीरिया वगैरह, तो ये फार्मर के फ्रेंड जो है इनको बोला जाता है, ठीक है, फार्मर के फ्रेंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, फर्दर जो है हमारी मिट्टी को टर्न करते हैं और उसको लूज करते रहते हैं। जैसे अर्थवर्म की अगर हम बात करें तो अर्थवर्म क्या करती है, ज़मीन में रहती है, वो क्या करेगी, उसको लूज करती रहेगी, ठीक है, मिट्टी को ढीला करने में हेल्प करती है, ठीक है। और जो ह्यूमस होता है, ठीक है, ह्यूमस उसको ऐड करती है हमारी मिट्टी में। ह्यूमस होता क्या है, जैसे मान लो कोई पत्तियां वगैरह जो हमारे प्लांट्स की या फिर और भी जो चीज़ें होती है वो गल सड़ जाती है, ठीक है, तो उसको गलाने का और सड़ाने का काम कौन करते हैं, हमारे माइक्रोब्स और अर्थवर्म, ठीक है। तो इस तरह से ये हेल्प करती है किसकी, फार्मर की। तो यहाँ पर आपने याद रखना है द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग। जो ये प्रक्रिया है जिसमें सॉइल को लूज किया जाता है और बदल दिया जाता है, ठीक है, लूज किया जाता है और टर्न किया जाता है, इसको हम बोलते हैं टिलिंग या प्लोइंग, यानी जुताई जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए हम कुछ टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, उपकरण का यूज करते हैं। अब ये टूल्स कौन कौन से हैं, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर हम बात करें टिलिंग के लिए जो हम टूल यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम बात करेंगे तो प्लाव, ठीक है, प्लाव का हम यूज करेंगे, यानी हल जिसको हम बोलते हैं। प्लाव की अगर हम बात करें तो ये वुड और आयरन दोनों से बना हो सकता है, ठीक है। अगर आपकी सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो इसमें ज़रूरत होगी कि हम पहले उसमें जो है इरिगेशन कर दें, ठीक है, या पानी उसमें हम दें, ठीक है, यानी पानी से उसको सींचे। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जब हम जुताई करते हैं तो फील्ड में जो है काफ़ी बड़े बड़े मिट्टी के टुकड़े जो है वो रहते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रम्स, या इसको तोड़ने के लिए हम कस्सी वगैरह किसी से भी इसको तोड़ सकते हैं या फिर कोई ऐसा औजार हम यूज़ करेंगे। उसके बाद इसको लेवल किया जाएगा फील्ड को, ताकि जितना भी पानी वगैरह जब हम इसमें देंगे और जो बेनिफिशियल जो प्रोडक्ट होगा सोइंग के दौरान, जैसे पानी वगैरह अगर हम दें तो एकदम सारे खेत में वो फैल जाए, ठीक है। तो लेवलिंग अगर हम देखें तो लेवलर से हम लेवलिंग करते हैं, ठीक है। तो कई बार जो है मैन्योर जब ऐड किया जाता है, ठीक है, टिलिंग के पहले मैन्योर को भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर हमारी ज़मीन जो है उतनी उपजाऊ नहीं है तो हम इसको, ठीक है ना, मैन्योर को यानी गोबर को हम उसमें डाल देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, ये हेल्प करेगी प्रॉपर मिक्सिंग मैन्योर का, ठीक है, सॉइल के साथ। जब हम टिलिंग करते हैं, ठीक है, जब हम जुताई करते हैं, अगर उससे पहले हम गोबर डाल दें तो गोबर की अच्छी तरह से मिक्सिंग हो जाती है सॉइल के साथ, ठीक है। तो ये हो गया। तो चलिए बात करते हैं प्लाव की यानी हल की। तो ये प्राचीन टाइम से ये चला आ रहा है, जो लोग पुराने समय में जो है हल का यूज़ करते थे टिलिंग के लिए, ठीक है। और जब ऐड करते थे फर्टिलाइज़र को, ठीक है, क्रॉप के लिए, उस वक्त जो है इसका यूज़ करते थे, ठीक है ना, जैसे गोबर वगैरह मैं बात कर रहा था। या फिर अगर वीड को रिमूव करना है, ठीक है, तो इसके लिए प्लाव का यूज़ करते थे। और टर्निंग के लिए, ठीक है ना, मिट्टी की बदलने के लिए, ठीक है, मिट्टी को बदलने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। तो अगर हम बात करें इसकी तो ये वुड से बना होता था, ठीक है। 2 बैल या फिर कोई और अदर एनिमल जैसे हॉर्स या कैमल जो है इसको खींचते थे, ठीक है। इसमें जो है एक लंबा सा
इट कंटेन स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लॉशेयर, यानी लोहे की स्ट्रिप इसमें लगी होती है, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। तो जो मेन पार्ट होता था प्लॉ का, ठीक है, वो लॉन्ग रॉड होती थी, ठीक है, वुड से बनी होती थी, जिसको प्लॉ शाफ्ट बोलते हैं। इसमें एक हैंडल होता था जिससे इसको कंट्रोल किया जाता था, ठीक है, प्लॉ शाफ्ट को। जो आपका रॉड होती थी वो बीम के द्वारा अटैच्ड होती थी और बुल के नेक पर जो है इसको रखा जाता था और इसको खींचने का काम करते थे कौन, बैल या फिर और जो दूसरी जानवर होते थे। इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लो, इस तरह से होगा, ये देखिए यहाँ पर, ये आपका प्लॉ है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें तो ये आपकी रॉड होगी इसमें, या जिसको हम बोलते हैं प्लॉ शाफ्ट, ठीक है। और यहाँ पर बीम इसमें होती थी, जो जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये बैलों के कंधे पर होते थे। और ये जो है प्लॉ शाफ्ट इसको बोला प्लॉ शेयर इसको बोला जाता है, ठीक है, प्लॉ शेयर। तो प्लॉ शेयर में यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं ये आयरन ब्लेड है यहाँ पर ट्रायंगुलर, ठीक है। ये हैंडल हो गया इसका इस तरह से, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसको पूरी तरह से, यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो दूसरा टूल जो यूज होता था वो है हो, ठीक है। हो भी सेम इसी की तरह होता था, इसमें ये बिल्कुल ये भी वुड या फिर आयरन से बना होता था, ठीक है। इसमें एक लंबी सी रॉड जो है वुड या आयरन की हो सकती है, स्ट्रॉन्ग इसमें ब्रॉड बेंट प्लेट होती थी आयरन की, ठीक है, जो इसके एक एंड में फिक्स होती थी और दूसरा एंड में जो है इसका हैंडल होता था सेम इसी तरह से। इसका यूज भी लूजनिंग के लिए, वीड को रिमूव करने के लिए या फिर सॉइल को पलटने के लिए, ठीक है ना, सॉइल को बदलने के लिए यूज किया जाता है। इसको भी यहाँ पर देख लो, ये इस तरह से ये रॉड, ये इसमें बेंट प्लेट लगी हुई है, ये ग्रिप या हैंडल है, ठीक है। ये यहाँ पर इसमें बीम जिसको कि जानवर खींचते थे। अगर हम आज की बात करें, आज के दौर में जो है कल्टीवेटर जो है काफ़ी फेमस है। कल्टीवेटर की अगर बात करें हम तो ट्रैक्टर के थ्रू ये चलता है। ये देखिए यहाँ पर पीछे इसमें ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है जो ज़मीन में नीचे पर्च किए होते हैं, ठीक है ना, जो ज़मीन में नीचे तो आज के दौर में तो आज के दौर में अगर हम देखें तो कल्टीवेटर का यूज़ हो रहा है, ठीक है, जो ट्रैक्टर के थ्रू जो है चलता है। तो ये काफ़ी टाइम जो है वो सेव करता है, ठीक है। तो आज के दौर में अगर हम देखें तो कल्टीवेटर यूज़ हो रहा है, ट्रैक्टर के द्वारा चलाया जाता है। तो इससे जो है हमारा टाइम भी बच रहा है और साथ ही साथ जो लेबर होता है उसको वो भी बच रहा है, ठीक है, यानी मजदूरी वगैरह, ठीक है, हमारी बच रही है। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, बहुत सारे लोग जो ग्रुप में काम करते थे, लेकिन अब अकेले जो ट्रैक्टर जो है कल्टीवेटर जो अगर हम यूज़ करें तो काफ़ी टाइम जो है हमारा सेव हो जाता है और जो लेबर है मजदूरी वो भी बच जाती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप है वो है सोइंग, ठीक है। अभी तक हमने प्रेपरेशन ऑफ सॉइल की बात की, अब दूसरा जो स्टेप आता है सोइंग। सोइंग की अगर बात करें तो ये क्रॉप प्रोडक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसके लिए हमें सबसे पहले गुड क्वालिटी के साफ़ सुथरे जो है सीड की सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है, मतलब चयन करना होता है अच्छे बीजों को हमें जो है लेना होता है किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए, ठीक है, ताकि जो है क्या हो जाता है, जो अच्छे सीड होते हैं उससे अच्छी उपज जो है वो प्राप्त हो, ठीक है, मतलब अच्छी फसल जो है उसको मिले। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि कैसे वो अपने जो स्वस्थ बीज है उसका चयन कैसे करेगा, इसके लिए एक प्रोसीजर होता है। अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो इसके लिए क्या करेगा किसान, सबसे पहले एक बाल्टी ले सकता है या फिर कोई बड़ा सा बर्तन लेके जो है उसमें पानी रख के बीजों को उसमें डाल देगा। तो इससे क्या होगा, जितने भी डैमेज सीड होते हैं, ठीक है, डैमेज सीड वो ऊपर पानी में तैरने लग जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो खाली होंगे या इंसेक्ट ने उसको ख़राब किया होगा, यानी कीटों ने खाया होगा और उसका वेट भी लाइटर हो सकता है, ठीक है, या और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको वो फेंक देगा। जितने भी डूबे हुए जो सीड होंगे जो नीचे सेटल्ड होंगे उसका यूज़ वो करेगा किसके लिए, फसल को उगाने।
तो आगे हम बात करते हैं सोइंग के लिए कौन कौन से टूल्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं। अगर हम ट्रेडिशनल टूल्स की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल टूल, तो इसमें क्या होता था कि भी मैन्युअली जो है, ठीक है ना, इंसान क्या करता था ट्रेडिशनल टूल में, मैन्युअली जो है बीज डालता था। इसमें ये कैसा होता था, देखो फनल शेप्ड ये एक टूल होता था, ठीक है, फनल यानी कीप की तरह, और नीचे जाके जो है इसमें लंबी सी रॉड होती थी, एक या दो, ठीक है ना, मतलब पाइप जो है, जो मान लो फनल है आपकी, उसकी जो पाइप है वो एक या दो हो सकती थी, ठीक है। उसमें नीचे जाके जो है वो क्या होती थी, जमीन में डूबी होती थी, जो शार्प एंड है वो जमीन में डूबा होता था। तो इसमें जब बीज डालते थे वो उस शार्प एंड से जो जमीन में नीचे बीज पहुंचता था और दबता रहता था साथ साथ, ठीक है। तो ये बहुत ही थोड़ा टाइम इसमें लगता था, इसमें ना बीज जो होता था वो प्रॉपर डिस्टेंस में जो है वो नहीं दबता था, ठीक है। तो इसके लिए जो अगर हम बात करें तो जो आजकल जो यूज़ करते हैं सोइंग के लिए जो टूल, वो है आपका सीड ड्रिल, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये सीड ड्रिल है, इसमें बीज डाला जाता है, ट्रैक्टर के थ्रू ये भी चलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो आपका सीड है वो इक्वल डिस्टेंस में जो है वो दबता था, ठीक है, और गहराई भी उसकी सेम होती थी, और जो आपका सीड है वो पूरी तरह से दब जाता था मिट्टी में, ठीक है। और इससे क्या होता था कि इससे हमें ये फ़ायदा होता था कि जो आपके सीड है, ठीक है, वो दब जाते थे, इसको जो है बर्ड भी नहीं खा सकते थे, ठीक है, पक्षी वगैरह इसको नहीं खा सकते थे। इससे अपना टाइम भी जो है बच रहा है और लेबर भी जो है बच रही है, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो आपकी सीड है या प्लांट है, जो ग्रोइंग प्लांट है, उसको प्रॉपर जो है, ठीक है ना, प्रॉपर सनलाइट मिलेगी, न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिलेगा सॉइल से, क्योंकि वो बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे वो क्या होंगे, उगे होंगे, ठीक है। नहीं तो कई बार क्या करना पड़ता है कि जो प्लांट्स उगे होते हैं उनको रिमूव भी करना पड़ता है अगर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा भीड़ में अगर आपके प्लांट्स जो है वो लगे हुए हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि भाई हमारी जो ज़मीन है, ठीक है, हमारी जो ज़मीन है वो कैसी होती है, उपजाऊ नहीं है, मतलब उसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो उपलब्ध नहीं है प्लांट के लिए। तो हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, सॉइल में, ताकि न्यूट्रिएंट्स जो है प्लांट्स के लिए मिलता रहे, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं मैन्योर या फर्टिलाइज़र, ठीक है, गोबर या फिर उर्वरक खाद वगैरह जो हम बोलते हैं, ठीक। तो होता क्या है, जब हमारी सॉइल में अगर हम कंटिन्यूस कल्टीवेशन करें, ठीक है, अगर लगातार हम फसल बीजे, तो हमारी जो सॉइल है वो पोषक तत्वों से क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है, उसमें पोषक तत्व जो है ख़त्म हो जाता है। इसीलिए फार्मर ऐड करता है मैन्योर को फील्ड में, ताकि उसकी सॉइल में दोबारा से जो है न्यूट्रिएंट्स उपलब्ध हो जाए, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है, ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है जिसमें मैन्योर वगैरह जो है ऐड किया जाता है, इसको बोलते हैं मैन्योरिंग, ठीक है, मैन्योरिंग बोला जाता है। अगर हम बात करें कि भी दूसरा जो मेथड होता है सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को, मतलब उसकी उपलब्धता के लिए कि भी किस तरह से हमारा जो न्यूट्रिएंट्स है वो बना रहे हमारे सॉइल में, तो इसके लिए मेथड यूज होता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। क्रॉप रोटेशन मतलब हमें जो है टाइम टू टाइम क्रॉप को बदलते रहना है, एक ही जैसी फसल नहीं उगानी है। एक ही जैसी अगर फसल उगाएंगे हम तो क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए प्लांट को वो तो पूरा का पूरा वो ले लेगा। मान लो अगर हम उसमें पल्सीज उगा रहे तो सारा न्यूट्रिएंट्स पल्स को जो चाहिए वो ले लेगा, तो दोबारा से अगर दूसरी फसल को अगर हम वहाँ बीजेंगे तो उसको वो उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन होनी चाहिए, मतलब टाइम टू टाइम क्रॉप, आज अगर हमने ये फसल बीजी है अगली बार के लिए कुछ नई फसल वहाँ पर उगाएं, तो इस तरह से हमारा न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें बना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर की। अगर हम फर्टिलाइज़र की बात करें, फर्टिलाइज़र यानी उर्वरक, तो ये आदमियों के द्वारा, ठीक है, मैन मेड है, ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। अगर हम बात करें मैन्योर की, तो मैन्योर जो है वो नेचुरल सब्सटेंस है। ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है, डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट रेजिड्यूज। तो ये हमारे जानवरों के गोबर से और जो हमारे प्लांट्स के रेजिड्यू होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं जैसे पत्तियाँ होगी, शाखाएँ, घास वगैरह, ठीक है, उससे तैयार किया जाता है। और जो फर्टिलाइज़र है आपका, उर्वरक है, ये फैक्ट्री में बनता है। अगर मैन्योर की बात करें तो ये बनता है आपका खेतों में, ठीक है। फर्टिलाइज़र डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू सॉइल। जो आपका उर्वरक होता है वो ह्यूमस को जो है ना सॉइल में प्रोवाइड नहीं करता है, नहीं देता है। मतलब मैंने बताया था कि ह्यूमस क्या होता है, जैसे आपकी जो पत्तियाँ, घास वगैरह, ठीक है ना, वो गल सड़ जाता है, बैक्टीरिया उस पर काम करते हैं या अर्थवर्म जो है उस पर काम करती है, तो उसको गला सड़ा के जो है एक
बिल्कुल ब्रिक ब्रिक उसमें, ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक कलर का जो बन जाता है गल सड़ने के बाद, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं, ठीक है। तो फर्टिलाइजर ये सब कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन मेन्योर की अगर बात करें गोबर, तो वो ह्यूमस देता है सॉइल को। गोबर देखा होगा जब गल सड़ जाता है तो बिल्कुल काला सा बन जाता है, ठीक है ना, जो कि प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स उसमें क्या होगा, उपलब्ध होगा। उसमें घास पत्तियाँ वगैरह बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो वो ह्यूमस आता है, ह्यूमस देता है सॉइल को, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम। जो आपका फर्टिलाइजर होता है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ये न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम। लेकिन मैन्योर में जो है उतना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट्स के लिए उपलब्ध नहीं होता। हम देखते हैं जब प्लांट्स को बीजते हैं, अगर उसमें हम उर्वरक डालते हैं, खाद जो फैक्ट्री में बनती है उसको डालते हैं, तो प्लांट एकदम से ग्रो करता है, ठीक है। गोबर डालेंगे तो उतना ग्रोथ नहीं होगी, आराम आराम से जो है प्लांट उगेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस। अभी तक हमने बात की थी कि भी मैन्योर और फर्टिलाइजर में क्या क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस की, ठीक है, कि मैन्योर जो होता है आपका गोबर, जिसको हम बोलते हैं गोबर खाद, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या है, लाभ क्या है, ठीक है। अब ये ऑर्गेनिक मैन्योर जो होता है, ठीक है, वो फर्टिलाइजर से बहुत ज़्यादा क्या होता है, बेटर रहता है, ठीक है। क्यों रहता है, देखो, इट इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। इससे क्या होता है, अगर गोबर खाद हम डालेंगे तो जो हमारे वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब पानी को ज़्यादा वो अपने में कंजर्व रखेगा, ठीक है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज गैसेज बिकम ईजी। तो ये गोबर होता है, ये सॉइल को हमारे पोरस बनाएगा, ठीक है, छिद्रदार, मतलब इसमें जो आसानी से गैसेज का एक्सचेंज होगा रूट के लिए, ठीक। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स। तो जो आपके फ्रेंडली माइक्रोब्स थे, हमने बात की थी, बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है, अर्थवर्म, तो उनकी पॉपुलेशन में भी क्या हो जाएगी, आपकी ग्रोथ आ जाएगी, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वो पैदा होंगे। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो वो जो है, अब ये जो गोबर होती है, ठीक है, गोबर खाद होती है, इससे जो है सॉइल की टेक्सचर, ठीक है ना, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इरिगेशन से आगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।